हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्रेयस, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग एसएससी 2023 के सारे पेपर्स लगा रहे हैं और सारे पेपर्स में जैसे हम लोग सीजीएल का कर चुके, सीएचएसएल का कर चुके, स्टेनो का कर चुके, सीपीओएसआई का कर चुके और इस समय चल रहा है हमारा एमटीएस का पेपर और एमटीएस का ये 2022 चल रहा है। एमटीएस 2023 ख़त्म हो चुका है, एमटीएस का 2021 भी ख़त्म हो चुका है और जो सीजीएल सीएचएसएल वगैरह हैं उनके भी 2022 और 23 के ख़त्म हो चुके हैं। ये जो करंट समय चल रहा है इसमें हम 2022 का जो एमटीएस का पेपर था जो कि मई और जून 2023 में कंडक्ट हुआ था वो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 13 जून का पेपर हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ख़त्म किया है। 14 जून का इस समय चल रहा है। 14 जून का शिफ्ट 1 भी हम कर चुके हैं, आज करने जा रहे हैं 14 जून का शिफ्ट 2। ठीक है, ये तो हो गई आपको इन्फॉर्मेशन। और आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है ख़ासतौर से, हालांकि अंग्रेजी सभी पूछी जाती है, जीडी वाले में हिंदी अंग्रेजी का ऑप्शन होता है, तो उसमें भी अगर आप जीडी में अंग्रेजी से देते हो तो आपके लिए सारे के सारे वीडियोज़ यूज़फुल हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पेपर बनाने वाली टीम वही होती है और उनके जो क्वेश्चंस की रेंज होती है, जो स्कोप होता है, वैरायटी जो होती है, वो सब वही होती है प्रीवियस ईयर वाली। तो बेहतर होगा आपके लिए एज अ टीचर, एज अ मेंटर या जो भी समझ सकते हो, एज अ गाइड, एज अ वेलविशर समझ सकते हो। मेरी पर्सनल राय, पर्सनल एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप सारे के सारे पेपर सॉल्व करिए। हालांकि बहुत पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। 2022 और 23 में काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है क्वेश्चंस के पूछने में, ज़्यादातर तो पुराना ही है, 2-4 क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अगर आप 2022 और 23 के सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हों, सारे एग्ज़ाम के आपको करना है। आप एग्ज़ाम कोई भी देते हो लेकिन पेपर सारे के सारे सॉल्व करें। ऑल एग्ज़ाम्स, ऑल टाइप्स, ऑल सेट्स, ये करना है आपको। तो मुझे लगता है कि 2024 आपसे मतलब बचेगा नहीं, आप निकाल लेंगे और एक नहीं कई एग्ज़ाम्स में निकाल लेंगे। ज़्यादा प्रीवियस जाने की ज़रूरत नहीं है। 22 और 23 का पूरा लगा डालिए, अगर आपके पास टाइम हो तो 21 भी लगा डालिए। ठीक है, तो ये थी मेरी पर्सनल राय आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इडियम है। देखो क्या दिया है, फिक्स्ड इन वंस वेज। फिक्स्ड इन वंस वेज का मतलब क्या हुआ, ये वंस वेज मतलब होता है किसी आदमी का अपना तरीका होता है। जैसे मेरा ग्रामर पढ़ाने का या पेपर सॉल्व कराने का अपना तरीका होता है और लोग कराते हैं उनका अपना तरीका होता है। मेरा तरीका फिक्स है, मैं अपने उस तरीक़ों को चेंज नहीं कर सकता, अपने उसी तरीके पर चलते रहना चाहता हूँ, मैं बदलना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं अपने तरीक़ा पर फिक्स हूँ, अपना तरीका बदलूँगा नहीं। तो ऑप्शन देखो कौन सा हो सकता है। टू एस्टेब्लिश वंस रूल, अपना नियम बनाना, ये नहीं होगा। समथिंग दैट शोज पोटेंशियल और लुक्स प्रॉमिसिंग, ये भी नहीं होगा। नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम वंस नॉर्मल वे, हाँ ये है, हमारा जो नॉर्मल वे है हम उससे चेंज होना नहीं चाहते, उसको बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई भी काम करने का जो मेरा तरीका होता है, तो यही होता है फिक्स्ड इन वंस वेज। तो आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है फेलर का। तो स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा है द इशू ऑफ फेयरनेस। तो फेयरनेस का मतलब क्या होता है, उचित होना, सही होना, जस्ट होना। ठीक है, अप्रोप्रिएट होना, सूटेबल होना। तो इशू ऑफ फेयरनेस मतलब औचित्य का जो इशू है, मुद्दा है। विच रिमेंड, ये विच रिमेंड को ब्रैकेट में कर दो, गोली मारो। द इशू ऑफ फेयरनेस वाज फॉर कंसिडरेशन एट द हियरिंग, ये विचाराधीन है। एट द हियरिंग मतलब कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, कोई स्कीम है, ये स्कीम है, कोई योजना है, वो योजना कितनी फेयर है। कितनी फेयर का मतलब क्या हुआ, कितनी उचित होगी, कितनी न्यायप्रिय होगी, कितना उसमें अनुचित चीज़ें होगी, इसी पर विचार चल रहा है कोर्ट की सुनवाई में। तो जो स्कीम है, इसकी स्कीम को, इस योजना को डैश करने के पहले ही तो ये चीज़ किया जाएगा। तो किसी योजना को का स्ट्रेटिफिकेशन करने के पहले सुनवाई होगी, उसके अल्टरकेशन के पहले सुनवाई होगी, कि उसके एक्लेमेशन के समय सुनवाई होगी, कि उसके सैंक्शन के समय। तो स्कीम क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्तर। स्तर का मतलब जैसे एक चीज़ हो गई, इसके ऊपर एक चीज़ हो गई, ये हो गया निचला स्तर, ये उसका ऊपर वाला स्तर, और एक ये आ गया तो ये ऊपरी स्तर। तो स्तर का मतलब क्या होता है, लेयर होती है, लेयर में ये स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, झगड़ा, विवाद होता है, थोड़ा सा तू मैं हो जाती है, तो उसी को अल्टरकेशन कहते हैं। बहस, झड़प कह सकते हो।
एक्लेमेशन का मतलब होता है जैसे किसी की हम तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, तो उसके लिए लगता है। सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को पास करना, तो कोई भी स्कीम पास करने के लिए, या सैंक्शन करना मतलब ओके करना, तो किसी स्कीम को ओके करने के पहले इस बात पर विचार होता है कि ये इशू जो है वो उचित है कि अनुचित होगा, इसको इशू करने में उचित रहेगा कि अनुचित रहेगा, सबके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। तो ये चौथा वाला आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 3 में आ जाओ। अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है? एंटोनीम बताना है आपको। ठीक है, मार्कर थोड़ा पतला चल रहा है, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ब्राइट, ये वर्ड ब्राइट अंडरलाइन किया गया है और इसका बताना है आपको एंटोनीम। ठीक है, कह रहे हैं कि सनी टर्न टू फाइंड हिज डॉटर स्वीट, तो जो सनी है वो घूमा डॉटर्स की स्वीट ब्राइट आइज क्लोज टू हर। ठीक है, तो उसकी बेटी की जो स्वीट ब्राइट आइज हैं क्लोज टू हिज का मतलब अपनी आंखों के पास लाने के लिए। ठीक है, तो ब्राइट आइज का मतलब क्या होगा? चमकीली आंखें। अब यहाँ चमकीली आंखों में एंटोनीम बताना है। ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है? ग्लीमिंग का मतलब भी होता है ब्राइट या शाइनिंग, इसका भी मतलब होगा ब्राइट या शाइनिंग आइज। एंग्जियस का मतलब होता है जिसमें वरी होती है, वरीड, चिंता होती है किसी बात को लेकर के। मेरी का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, अब ये डस्की का मतलब होता है डार्क, डार्क या ब्लैक कह सकते हो, काली। ब्राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? डार्क, तो क्या हो जाएगा? डस्की। डस्क क्या होता है जानते हो? डू यू नो व्हाट इज डस्क? डस्क होता है गोधूली का समय। गोधूली का मतलब शाम के समय जब सूरज डूबने वाला होता है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा बढ़ने लगता है, उसी को कहते हैं। ना दिन बचा है और ना रात हुई है अभी, उसी के टाइम, उसी बीच के टाइम को डस्क कहते हैं। तो डस्की का मतलब क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, और ब्राइट का अपोजिट हो जाएगा। तो 4th इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4th। इसमें क्या करना है? यहाँ नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड दिया है और ये ब्रैकेटेड है, तो ब्रैकेटेड में अगर कोई गलती है तो इम्प्रूव करना है। तो पहले पढ़ के देखते हैं। दिस ब्रिज नाइदर क्रॉस्ड, नाइदर के साथ लिखा है क्रॉस्ड द टेम्स। ठीक है, ये भी सही है। एंड नाइदर गेव, देखो भैया अगर नाइदर लिखा हुआ है और यहाँ भी नाइदर लिखा हुआ है तो नाइदर के साथ नाइदर नहीं होता, नाइदर के साथ क्या होता है? नार होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंड नहीं लगना चाहिए। जब आप नाइदर नार लगा ही रहे हो तो व्हाट इज द नीड ऑफ एंड? क्या ज़रूरत है एंड की? नाइदर नार तो ऑलरेडी कनेक्ट कर रहा है ना। तो चलिए ढूंढ लीजिए, लिखा है मतलब मिल गया, ये इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस ब्रिज नाइदर क्रॉस्ड द टेम्स नार गेव एक्सेस टू न्यू लॉस्ट आइलैंड इन द रिवर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। और आप जानना चाहते हो तो मैं करा सकता हूँ क्वेश्चन, जैसे दिस ब्रिज आइदर क्रॉस द टेम्स, आइदर के साथ एंड नहीं लगता, आइदर और होता तो कुछ गनीमत भी थी। यहाँ देखो लिखा है कि आइदर, आइदर क्रॉस द टेम्स नार, अब आइदर के साथ नार नहीं और लगता है, ये भी गलत हो गया। नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड होना नहीं है, तो 1 एंड ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ आपको फिर वही नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो ज़रा पढ़ के देखें। लिखा है द फाइनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेदर, फाइनल कॉस्ट किसी चीज़ की फाइनल लागत इस बात पर डिपेंड करती है कि वेदर यू चूजेस द स्मॉल और द लार्ज साइज, आप छोटी साइज़ का चुनते हैं या बड़ी साइज़ का। तो यू क्या है? यू इज़ योर सब्जेक्ट एंड ये माना जाता है प्लूरल। और चूजेज क्या है? चूजेज में वर्ब में एस लगा हुआ है, जब एस लगा देते हैं तो इसको हम मानते हैं सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये कम्बिनेशन गलत हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं, हमें क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या हुआ? ये जो चूजेज में एस लगा के सिंगुलर बनाया गया है वो एस नहीं लगेगा, होगा यू चूज। तो चूज द स्मॉल, तो कौन वाला चूज लगेगा बताओ? ये वाला चूज लगेगा कि ये वाला चूज लगेगा कि ये वाला चूज लगेगा? स्मॉलर तो नहीं होगा, इन दोनों में अब बता दो। चूज में तो ये वाला चूज नहीं होता, क्या होता है? वो सेकेंड फॉर्म होती है, ये CHOOSE वाला होगा। तो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली मतलब देखिए कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है।
सर्ज की स्पेलिंग सही है। सर्ज का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ना। ग्रीस का मतलब जानते ही हो, साइकिल में या मोटरसाइकिल में ग्रीसिंग होती है, तो ग्रीसिंग मतलब क्या होता है? ग्रीस करना होता है, चिकना करना। मिमिक का मतलब क्या होता है? किसी की नकल उतारना। स्पेलिंग सबकी सही है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल में एक्चुअली जो स्पेलिंग होती है POTEN होता है ना बेटा, उसके बाद TIAL लगाओ, तो TEN होता है। ये जो TAN है TEN होना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य। तो 4th इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर पे खाली जगह भरना है। चलो देखते हैं। तो लिखा है कि नाइदर सी नॉर आई हैव एक्सपेक्टेड रीमाज अराइवल। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था यार कि नाइदर के साथ क्या लगता है? नाइदर के साथ नॉर लगता है बेटा, आइदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है। तो नाइदर शुड बी फॉलोड बाय नॉर। ठीक है, तो ये नॉर लगेगा सेकेंड वाला। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है? माउंड का। माउंड का मतलब क्या होता है? जैसे ये ज़मीन है, ऐसे ही कुछ मतलब ढेर टाइप का किसी चीज़ का, कूड़े का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है। तो ढेर जो होता है इसको माउंड कहा जाता है। छोटा सा भी हो सकता है, इतना भी, ये भी होगा माउंड। तो माउंड का मतलब अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं तो किसी के नीचे दबना, किसी चीज़ के, जैसे यहाँ ये यहाँ जो चीज़ें होंगी क्या होंगी? ये इस ढेर के नीचे दबी हुई होंगी, तो दबने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अपोजिट पूछा है, तो विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत हो जाएगा। और बेल का मतलब घंटी हो जाएगा। वैली का मतलब घाटी हो जाएगा। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है? प्रमुख होना। थोड़ा सा ये क्या होता है? इसी से प्रोमिनेंट बनता है। इम्पोर्टेंट होना, या प्रोमिनेंस का मतलब हो जाएगा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस। अब यहाँ क्या हुआ? आदमी दबा हुआ है, दबा हुआ का अपोजिट क्या हो जाएगा? दबा हुआ का अपोजिट ये होगा ना, प्रोमिनेंस। थोड़ा सा प्रोमिनेंट, उभरा हुआ, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंस रहा आपका ऑप्शन। वैसे माउंट टीला होता है, जनरली टीले या ढेर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी इस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो अवेलेबल ऑप्शंस में प्रोमिनेंस से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभी होता क्या ना कि हम किसी वर्ड का जो एंटोनीम जानते हैं वो एंटोनीम ऑप्शन में नहीं होता, तो हमको अवेलेबल ऑप्शन में से बेटर चुनना है। वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑप्शन, वी विल हैव टू चूज द बेटर ऑप्शन अमंग द गिवन ऑप्शंस। जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं में से हमको बेटर ऑप्शन चुनना होता है ना, हम ऑप्शन बना तो नहीं रहे हैं। चलिए 9th पे आ जाओ बेटा। 9th में आपको क्या करना है? ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट ये देखना है, इसको इम्प्रूव करना होगा। ये अंडरलाइन किया हुआ है, नो लॉन्गर जर्नी। तो देखते हैं अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर क्या होगा। स्टेटमेंट पढ़ो। द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कैमल के शरीर में जो फैट होती है, जो चर्बी जमा होती है, उसी को वो यूज़ करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी के सोर्स के रूप में। ड्यूरिंग इट्स लॉन्गर जर्नी इन द डेजर्ट, जब वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जब लंबी यात्रा करता है तो अपने उसके अंदर जो फैट होता है उसी को वो एनर्जी के रूप में, एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ करता है। तो इसमें लॉन्गर क्यों लगाया? लॉन्गर तो कोई कंपैरिजन हो नहीं, मतलब वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ जर्नीज, वन इज़ लॉन्गर एंड वन इज़ शॉर्ट। वी आर डिस्कसिंग जनरली अ जर्नी। तो एक जनरल सेंस में ना कि जब भी ऊँट रेगिस्तान को पार करता है, लंबी जर्नी करता है, तो वो ये काम करता है। तो ये जनरल सेंस हो गया, यूनिवर्सल सेंस का क्वेश्चन हो गया। तो लॉन्गर जर्नी क्यों करेंगे? लॉन्ग जर्नी करेंगे। यहाँ पर लॉन्गर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जर्नी में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है, तो इट्स लॉन्ग जर्नी ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, ये लॉन्गेस्ट और लॉन्गर की यहाँ डिमांड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें क्या करना है? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है इसके लिए एक सूटेबल वर्ड बताइए क्या होगा। तो स्टेटमेंट है आ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस या इवेंट। जैसे कोई आदमी, जैसे आप लोग दोस्त हो एक दूसरे के, ठीक है, साथ में 2-3 साल रहे कहीं पर, फिर किसी की नौकरी लगी हो, जाने लगा, दोनों लोग अलग अलग होने लगे, तो एक दूसरे को कुछ निशानी देते हैं, कुछ चिन्ह देते हैं। ये ठीक है, तुमने ये मुझे दिया था, हम ज़िंदगी भर इसको रखेंगे, ये तुम्हारी यादगार के तौर पर, तुम्हारी निशानी के तौर पर। तो अब यहाँ वर्ड दिया है साइन क्योर, सिनेक्योर कहते हैं इसको हम। साइन क्योर, असल मेरी आदत ख़राब है, वो एक्चुअली सिनेकर है। साइन क्योर पढ़ते पढ़ते साइन क्योर की आदत पड़ गई।
सिनेकर देखो इसकी मीनिंग होती है ना, जैसे हम किसी पोस्ट पर होते हैं जिसमें काम नहीं होता है पर पेमेंट अच्छी खासी होती है। अधिकारी हो मतलब अधिकार भी वही रहेंगे, सैलरी भी वो रहेगी, लेकिन काम ज़्यादा नहीं होता, एक तरह से काम कुछ नहीं होता, उसको सिनेकर कहते हैं। सोवेनियर का मतलब क्या होता है? सोवेनियर यही होता है निशानी, ठीक, किसी के द्वारा दी गई कोई ऐसी चीज़ जिसको हम जिंदगी भर यादगार के तौर पर रखते हैं, उसको कहते हैं निशानी, स्मृति चिन्ह है। तो ये आपका आंसर है। पेनेसिया क्या होता है? पेनेसिया होता है किसी चीज़ की रामबाण दवा। रामबाण दवा का मतलब जैसे कैसे नहीं कहते हैं जो हर बीमारी में काम आए, कोई चीज़ होती है जो हर बीमारी में काम आती है, तो वो पेनेसिया होती है, रामबाण। रीगलिया क्या होता है? देखो ये जैसे कोई राजा बनने लगता है, कोई राजकुमार है, कोई प्रिंस है, जब उसका राजा बनना होता है उसको, जब उसका राज तिलक किया जाता है, राज तिलक का मतलब कोरोनेशन जब किया जाता है उनका, राज तिलक, यानी कि आप क्या कह सकते हो, अभी मैंने बोला था ना कोरोनेशन, जब किसी का कोरोनेशन होता है, जब उनको राजा बनाया जाता है तो उनको क्या मिलता है? उनको क्राउन मिलेगा, उनको थ्रोन मिलेगा, THRO यानी थ्रोन मिलेगा, उनको एक सेप्चर मिलता है, SCEPTRE, सेप्चर, S है ये, SCE, सेप्चर का मतलब राजदंड होता है, एक छोटा सा डंडा होता है जो उनको दिया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि इनको किसी को भी दंड देने का अधिकार है, सेप्चर होता है, ठीक है। एक सील मिलती है, मुहर होती है जो राजा की मुहर होती है, और एक कपड़ा होता है जो स्पेशली राजा के लिए बनता है, गाउन टाइप का होता है, एक गाउन होता है राजा का होता है। तो ये राजा बनने पर जो चीज़ें आदमी धारण करता है, जो चीज़ें उसको मिलती है, इसको रीगलिया कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियरली समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में वही दैट कैन सब्सटीट्यूट वन वर्ड है। फेमस आर वेल नोन फॉर नेगेटिव रीजन। कोई आदमी फेमस है, वेल नोन है, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि नेगेटिव रीजन, बुरे काम के लिए, किसी को सताने के लिए, लूट करने के लिए, डकैती करने के लिए, डाका डालने के लिए, इन सब कामों के लिए, बुरे कामों के लिए। तो इसको हम लोग हिंदी में एक वर्ड कहते हैं ना, इसके लिए कुख्यात। कुख्यात का मतलब क्या होगा? जो किसी बुरे काम के लिए बदनाम होता है। तो कुख्यात के लिए जो अंग्रेजी का वर्ड है सुटेबल, वो है नोटोरियस। तो नोटोरियस इज योर राइट आंसर, ठीक है। बाकी देख लो। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हमको जिससे डर लगता है, लेकिन डर इसलिए नहीं कि वो बहुत क्रूर है, निर्दयी है, उसके हाथ में रिवाल्वर है, ऐसा नहीं, बल्कि होता है कि जैसे कोई आदमी आकार में बड़ा है, लंबा चौड़ा आदमी होता है तब डर लगता है, या बहुत अमीर आदमी है, या बहुत विद्वान व्यक्ति है, पर्सनालिटी किसी की बहुत बड़ी हो, या बहुत रिच हो आदमी, तो एक अजीब तरह का रेस्पेक्टफुल डर होता है, वो उसमें रेस्पेक्ट भी होती है, डर भी होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, किसी बड़े पद पर होता है, तो उसके प्रति हमारे अंदर एक डर भी होता है, साथ में रिस्पेक्ट भी होती है, उसी को फॉर्मिडेबल कहते हैं, डरावना। अनपॉपुलर मतलब जो पॉपुलर ना हो। देखो जैसे हम हैं तो हम अनपॉपुलर हैं, हम भी बहुत पॉपुलर तो नहीं है ना, कुछ लोग जानते हैं हमको, या आम आदमी जैसे कॉमन मैन होता है बहुत पॉपुलर नहीं होता, लेकिन वो नोटोरियस भी तो नहीं होता। बड़े काम के लिए फेमस होना ये नोटोरियस होता है, और लोकप्रिय ना होना ये अनपॉपुलर होना होता है। और रेपुटेबल क्या होता है? रेपुटेबल मतलब जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रतिष्ठित होता है। क्या रेपुटेबल मतलब? प्रतिष्ठित होता है, प्रेस्टिजियस होता है, फेमस कह सकते हो ना इसको। रेपुटेबल मतलब वेल नोन हो जाएगा। तो हमको बताना क्या था इसके लिए? वेल नोन नेगेटिव सेंस में आपका क्या आएगा? नोटोरियस होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? बाकी सारे वर्ड्स के साथ ये भी हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है एरर का। तो देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है कि व्हाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज टू अवॉइड दिस वर्क। एक्सक्यूजेज के बाद ये जो लिखा है ना, क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हमको क्या लगाता है? ये वाला टू नहीं लगाते हैं, बल्कि कौन लगाते हैं? TO वाला टू लगाते हैं, ठीक है ना। मेकिंग एक्सक्यूजेज टू अवॉइड दिस वर्क। टू अवॉइड में कौन सा? TO वाला टू होगा, TOO वाला नहीं होगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका इनकरेक्ट, दूसरा वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद आ जाओ 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या है? आपको एक इडियम दिया हुआ है, उसका मतलब बताना है आपको। इडियम क्या है? कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? कोल्ड फिश ऐसे आदमी को कहते हैं जिसके अंदर कोई संपैथी नहीं होती, जिसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं होती है, उसको हम लोग कोल्ड फिश कहते हैं। तो मेक अ लॉट ऑफ मनी नहीं होगा, ट्रीट समवन वंस स्टेटमेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अ पर्सन लैकिंग इन सिंपैथी, अ पर्सन हु हैज़ नो सिंपैथी फॉर अदर्स, ये हो जाएगा थर्ड, कोल्ड फिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 होगा।
तो 14 में क्या करना है कि आपको साइनोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है, लॉक्स लिखा हुआ है। देखो लिखा है किसी गोज टू हर रूम एंड लॉक्स हर सेल्फ इन, वो अपने कमरे में जाती है और अपने आप को कमरे के अंदर लॉक कर लेती है। तो लॉक करने का मतलब होता है ना बंद कर लेना, दरवाज़ा बंद कर लेना। तो सट लिखा हुआ है, सट का मतलब होता है दरवाज़ा बंद करना, इसी से बना होता है सटर। टॉन्ट का मतलब क्या होता है, ताना मारना। तो अब कमरे के अंदर बंद करने को ताना मारना तो कहेंगे नहीं। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, तो कमरे में डूब भी नहीं गई है। और हर्ट का मतलब किसी को इंजर्ड करना, ठीक है ना। तो हर्ट करना किसी को, मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये नहीं है, बल्कि क्या होता है कमरे के अंदर जाके कमरे को बंद कर लेती है। तो सट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताता है, ब्रैकेटेड वर्ड का। ब्रैकेटेड वर्ड क्या लिखा है, वेल्टर, ये रहा। वेल्टर का मतलब क्या होता है, टुमुल्ट होता है। टुमुल्ट मतलब जानते हो, एक तरह से जैसे कोलाहल बहुत होता है, मतलब एक तरह से पीसलेसनेस होती है, डिस्टरबेंस होता है, अशांति होती है, उसको कहते हैं TUMULT, ठीक है, ये होगा। या आप टर्मोइल भी कह सकते हो, TURMOIL, यही चीज़ होता है। डिस्टरबेंस एक वर्ड यूज कर सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा है, इन द मिड्स ऑफ द टुमुल्ट। टुमुल्ट का मतलब क्या हुआ, उस कोलाहल, उस अव्यवस्था, डिसऑर्डरमेंट के बीच में, डिसऑर्डरमेंट ऑफ चार्ज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे। अ वेल्टर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग पोल नंबर्स आर बीइंग बैंडीड अबाउट। तो अ वेल्टर, इस यहाँ वेल्टर का मतलब क्या होता है, वही टर्मोइल हो सकता है, वही टुमुल्ट हो सकता है, वही डिसऑर्डर हो सकता है, वही कियाओस हो सकता है, ठीक है, उथल पुथल ये सब होता है, मतलब पीसलेसनेस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, टर्मोइल। मैंने टुमुल्ट बताया था, टर्मोइल बताया था, दोनों ही वेल्टर का साइनोनिम होता है। तो टर्मोइल मिल गया तो टर्मोइल लगा दो, टुमुल्ट रहने दो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता, जो अपनी जगह पर स्थिर होता है, तो ये लगेगा नहीं, पीस नहीं लगना है बल्कि अशांति लगाना है यहाँ पे। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट होता है, जो गतिशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें करना क्या है, खाली जगह भरना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए 16 नंबर में लिखा हुआ है कि आवर ब्रीथिंग रेट कैन चेंज, हमारा जो सांस लेने का रेट है वो चेंज हो सकता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब अचानक से हो सकता है, तुरंत हो सकता है। इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब अगर हम किसी तनाव में हैं, हमको स्ट्रेस है कोई, या अभी देखो आर लगा तो स्ट्रेस से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे लगाना होगा। स्ट्रेस में हो या डिफरेंस में हो, नहीं स्ट्रेस में हो या फंड, नहीं स्ट्रेस में हो या अटेंशन, हाँ तो ये लग सकता है। तनाव में हो, किसी बात का स्ट्रेस लिए हो, टेंशन लिए हो, या फिर कोई अटेंशन बहुत ज़्यादा देना हो रहा। अराउजल को मतलब उकसाए जाने पर ये नहीं होगा, तो स्ट्रेस एंड अटेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस और अटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ 17 में, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो किसकी स्पेलिंग गलत है, सुपरसीड की स्पेलिंग गलत नहीं है, सही है, तो आंसर नहीं होगा। सुपरसीड का मतलब होता है ना, जैसे सपोज करो मैं कहीं पे बॉस हूँ, मान लो मैं मैनेजर हूँ किसी इंस्टीट्यूट में, मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो मेरे नीचे है कि जो कोई क्लर्क है, अगर वो किसी दिन मैनेजर बन जाता है या मेरे ऊपर सीनियर मैनेजर बन जाता है, तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे सुपरसीड कर दिया, उसने मुझे पीछे छोड़ दिया, ये सुपरसीड होता है। क्वारंटाइन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब लोग अच्छी तरह से इस वर्ड से फेमिलियर हो गए। 2 साल पहले की बात है, 3 साल, जब सब लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था। क्वारंटाइन का मतलब होता है कुछ दिन के लिए सबसे अलग थलग कर देना। इमिनेंट की स्पेलिंग गलत है, इमिनेंट में NANT नहीं होता बल्कि NENT होता। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, वही प्रमुख, प्रोमिनेंट। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों को प्रोमिनेंस पढ़ा था वही है। इमिनेंट, प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट ये होता है, तो ये प्रमुख के लिए लगता है। डेवलप का मतलब आप लोग जानते हो, स्पेलिंग सही है। आंसर कौन सा होगा फिर, ये थर्ड वाला होगा। आगे वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। 18 में देखो क्या लिखा है, नो एरर का ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं सेंटेंस में कोई गलती है, ढूंढो उसको। तो आई हैव नेवर सीन सच में, आई नेवर सीन अ मैन, मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा है। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, जो उतरता हो अपने घोड़े से। क्विक एज डिड दैट स्ट्रेंजर इंग्लिश मैन, उस अजनबी इंग्लिश मैन से के पहले या उससे जल्दी किसी को घोड़े से उतरता हुआ मैंने नहीं देखा। तो ये जो क्विक लिखा है वो किसके लिए लिखा है, क्विक के बाद नाउन तो है नहीं, तो एडजेक्टिव नहीं होगा। ये किसके लिए लिखा है, गेट ऑफ लिखा है, घोड़े से उतरने की स्पीड का है। तो घोड़े से उतरने की स्पीड होगी तो ये एडजेक्टिव नहीं होगी, फिर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एडवर्ब।
एडवर्ब होगा तो ये क्या होगा, क्विकली, QUICK एडजेक्टिव हो गया, LY क्या हो गया, एडवर्ब होगा। तो अब चूंकि पॉजिटिव डिग्री में है तो एज क्विकली एज ऐसे लगेगा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स एज क्विकली एज डिड दैट स्ट्रेंजर मैन, तो ये एज क्विकली एज होना चाहिए, ये जो क्विक एज दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। या फिर क्विकलियर देन लिखा होता, क्विकर देन नहीं, क्विकलियर देन, क्योंकि क्विकली हमें मैनर लगाने के बाद उसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी, या तो वो लिखा होता, नहीं तो एज क्विकली एज होना चाहिए। तो आपका थर्ड वाला जो है वो पोर्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ 19 नंबर पे। तो 19 नंबर में वंस मोर वही एरर का लिखा है, हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी, मेरी पार्टी में कोई है जो नहीं था, तो जिसका होना ज़रूरी था, तो हमने कहा कि वही हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी, मेरी पार्टी में उसका ना होना, इज टू मच पेनफुल फॉर मी, मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। बेटा पेनफुल क्या है, पेनफुल है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। पेनफुल एडजेक्टिव है तो इसके पहले आप एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी लगाओगे, तो मच नहीं लगता है, मच पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता, टू लग सकता है, तो ये हो गया टू यहाँ आएगा और मच यहाँ आ जाएगा, क्या होगा, इज मतलब हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी इज मच टू पेनफुल, ना कि टू मच पेनफुल, होगा क्या, मच टू। अच्छा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, जब हम कह रहे हैं कि मच टू पेनफुल लिखो तो अच्छा नहीं लग रहा है, टू मच पेनफुल आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, जिसे बोलते हो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो सो मच, टू मच, वेरी मच ये बोलते हो, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के लिए लगा हुआ है भैया, तो पेनफुल एडजेक्टिव है, इसके पहले आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो पेनफुल बीइंग एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री यू कैन नॉट यूज मच बिफोर पेनफुल, बिकॉज पेन मच इज यूज बिफोर कॉपरेटिव डिग्री और थर्ड फॉर्म ऑफ, और मच हम कॉपरेटिव डिग्री या थर्ड फॉर्म के पहले लगाते हैं, तो यहाँ सुटेबल नहीं है। हाँ टू लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, एडजेक्टिव के पहले टू लगा दो, सही है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एरर कहाँ हो गई आपकी, फर्स्ट वाले पार्ट में हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 में फिर से फिलर का क्वेश्चन है, देखो पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि दीज अनफेमिलियर, दोज वो लोग जो अनफेमिलियर हैं विद द सागा, सागा मतलब क्या होता है, गाथा, गाथा, गाथा सुने हो, किसी की कहानी वगैरह होती किसी के बारे में, तो दोज अनफेमिलियर विद द सागा आर बाउंड टू बी मिस्टिफाइड, तो जो इस सागा से या जो इस गाथा से अनफेमिलियर हैं वो पक्का है मिस्टिफाइड हो जाएंगे बाय द मोर डैश प्लॉट ट्विस्ट, तो मोर डैश प्लॉट ट्विस्ट की बात कर रहे हैं और रिजल्ट है कि वो मिस्टिफाइड होंगे। तो मतलब क्या होगा, अगर इसका प्लॉट या जो कहानी का प्लॉट है वो सीक्रेट हो जाए, क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आर्केन लिखा हुआ, एक वर्ड देखो, आर्केन का मतलब क्या हुआ, नॉट नोन टू मेनी, क्या होगा, नॉट नोन टू मेनी, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो, लेस नोन हो जाता है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब जिसको फ्यू पीपल नो हो। अनॉइंट का क्या मतलब होता है बताओ, अनॉइंट का मतलब होता है ना अभिषेक करना किसी का। अभी थोड़ी देर पहले राज तिलक की बात मैं कर रहा था ना किसी का, तो ऐसे ही जब राज तिलक वगैरह होता है तो अभिषेक किया जाता है, माथे पे तेल वगैरह मतलब चंदन वंदन टीका उका लगाया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, या तेल वगैरह या किसी चीज़ का लेप करना, तब भी यही वर्ड आएगा, अनॉइंट हो जाएगा। आस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य से संबंधित, रिलेटेड टू ब्यूटी, और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, अपने मन का होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, आर्केन हो जाएगा। आर्केन का मतलब होता है जो इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं, तो ऐसा कोई प्लॉट ट्विस्ट होता है, तो जो लोग इस गाथा से, इस सागा से अनफेमिलियर हैं वो मिस्टिफाइड हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ 21 से लेकर के 25 तक वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, 5 फिलर, सबके लिए 4-4 ऑप्शन। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो इतिहास से की एक ब्रांच है, ये मतलब इसमें साइंस ही साइंस है, हिस्ट्री की एक ब्रांच है इतिहास की, जिसको कहते हैं पुरातत्व। तो ये पुराने जमाने से मान लो 2-4,000 8,000 साल पुराना कहीं कोई साइट मिल जाती है, उसकी खुदाई करते हैं, उस खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पर वहाँ के समाज को डिसाइड करते हैं कि किस तरह के यहाँ देवी देवता रहे होंगे, यहाँ लोग क्या खाते पीते रहे होंगे, कैसा समाज रहा होगा, वो सब डिसाइड करते हैं। इन्हीं लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है।
तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि द काउंटिंग लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटी काउंटिंग मतलब क्या हुआ, जैसे 1000 तक तो ऐसे ही हो जाता है, मतलब 2000, 4000, 10,000, उसके ऊपर जाना मतलब क्या हुआ, लाख में, अरब में, खरब में, ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन सब में जब हम पहुँचते हैं तो इन्होंने कहा कि ये डैश हुआ था करीब आज से 10,000 साल पहले। तो मतलब लार्ज काउंटिंग जो है वो आज से करीब 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, अब बीच में मिलेगा। अर्ली फार्मर्स मतलब वही 10,000 साल की बात बता रहे हैं, 10,000 साल पहले के जो हमारे फार्मर्स थे, हैड टू डैश फॉर कम्युनली स्टोर्ड क्रॉप्स। कम्युनली स्टोर्ड मतलब ये कम्युनिटी, मतलब 10, 20, 50 लोग इकट्ठा मिल करके जो क्रॉप, जो फसल तैयार किए हैं उसको इकट्ठा, कम्युनली मतलब सामुदायिक रूप से कहीं स्टोर किया करते थे, तो उनको उसका हिसाब रखना पड़ता था ना। बताओ यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया ना हिसाब रखना। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना अनाज कहीं पर रखा है तो हिसाब करना पड़ेगा ना कि इनका कितना बोरा है, इनका कितना बोरा है, इनका कितना अनाज है, हिसाब रखना पड़ेगा। अर्ली काउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व स्मॉल टोकन। शुरुआत के जो काउंटिंग सिस्टम था उसमें क्या होते थे, छोटे छोटे टोकन हुआ करते थे, विच रिप्रेजेंटेड फार्मर स्टोर, जो फार्मर के स्टोर को रिप्रेजेंट करते थे। मान लो उसके पास 3 बोरा है, 3 बोरा उसने वहाँ पे जमा कर रखा तो उसके पास 3 टोकन मिलेंगे, ऐसे ही जैसे आजकल है। तो इन द एरिया विच इज़ नाउ सदर्न इराक, तो वो एरिया जिसको आज साउथ या दक्षिणी इराक कहते हैं, उस एरिया में लिटिल फिगर्स शेप्ड लाइक डिस्क्स, तो कुछ छोटे छोटे फिगर देखने को मिले हैं, जैसे कि डिस्क होता है, प्लेट तस्तरी टाइप का, कुछ बॉल टाइप के, कुछ पिरामिड टाइप के, कुछ शेप्स मिले हैं। डैश यूज्ड इन अबाउट 7500 BC, तो ये चीज़ें करीब आज से 7500 साल पहले, 7500 साल उधर ले लो और 2400 साल इधर ले लो, तो करीब 10,000 साल की बात हो गई। ठीक है, तो ये वेरियस होल्डिंग्स को, होल्डिंग्स मतलब क्या होता है, हमारा इतना है इसमें, इसके लिए। लेटर बाद में मार्क्स विच रिप्रेजेंटेड द फिगर, कुछ मार्क्स बनाए गए, कुछ एक निशानी चिन्ह के तौर पर बनाया गया जो किसी फिगर को रिप्रेजेंट करता था। वर डैश ऑन क्ले टैबलेट्स, तो क्ले के, मिट्टी के टैबलेट होते थे, उसी पे क्या कर दिया जाता था, मतलब उकेर दिया जाता था। उकेरना मतलब खुरच के लिखना हो जाएगा, इंस्क्राइब, हाँ, लिख दिया जाता था। बाय यूज ऑफ ब्लंट रीड टू कट इनटू वेट क्ले, ठीक है, तो वही मतलब खुरच के लिख दिया जाता था किसी रीड वगैरह से। स्टिल मतलब आज भी द सिंबल्स वर डैश कनेक्टेड विद स्पेसिफिक मर्केंडाइज, और वो जो सिंबल्स होते थे वो खास तरह के मर्केंडाइज मतलब माल कहते हैं, समुद्र में जो लद के आता है समुद्री जहाज़ों पे, उसको मर्केंडाइज कहते हैं। तो आज भी ये हमेशा देखो बना रहता है ना, जो मर्केंडाइज के साथ में अलग अलग निशान बने रहते हैं, वो परंपरा आज भी चल रही है। तो अब चलो बच्चा, ज़रा हमको ये बताओ कि इसमें पहले वाले फिलर के लिए क्या लगाओगे, ज़रा हम इसको क्लियर कर दें एक बार। अब बताओ आप लोग, यहाँ पे क्वांटिटीज, तो यहाँ बात यही हुई थी ना कि बड़ी काउंटिंग जो होती है वो आज से करीब 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। तो शुरू होने के लिए क्या लगाओगे, बिगेन करोगे ना, बिगेन ही तो लगेगा शुरू करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्योर, अल्योर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ये तो लगेगा नहीं। ब्लेस्ड मतलब सुखी होना, ये नहीं लगेगा, एंडेड भी नहीं लगेगा, बिगेन शुरू हुआ था। दूसरे वाले फिलर में आओ, जो यहाँ पे लगाना है, हैड टू डैश फॉर कम्युनली स्टोर्ड स्टाफ। मैंने कहा था कि जैसे ढेर सारे फार्मर्स एक ही जगह पर अपना अनाज स्टोर कर रहे हैं तो उसका हिसाब रखना पड़ेगा। हिसाब रखने के लिए डिस्काउंट होगा नहीं, काउंट होगा नहीं, काउंट गिनने के लिए होता है, हिसाब रखने के लिए नहीं होता। काउंट नहीं होता, क्या होता है, अकाउंट होता है, तो काउंट ना लग के अकाउंट लगेगा। हिसाब रखने को अकाउंट कहते हैं, गिनने को काउंट कहते हैं। अंडर काउंट मतलब कम गिनना, ये तो वहाँ पे लग नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फिलर नंबर है हमारा 3, ये वाला, यही वाला जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ क्या लिखा है कि एंड पिरामिड्स डैश यूज्ड इन अबाउट, इतने में तो पिरामिड्स यूज किए जाते थे। यूज क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, तो पिरामिड्स क्या है, प्लूरल है। पिरामिड्स के लिए क्या लगाओगे, अब वाज लग नहीं सकता, विल फ्यूचर में चला जाएगा, पास्ट में विल लग नहीं सकता, वुड लगता तो कोई बात भी थी। आर या वर, चूँकि कहानी पास्ट में है भैया, 7,500 साल पहले की बात है, तो आर नहीं लगाओगे, तब क्या लगाओगे, वर लगाओगे, पास्ट की बात हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है फिलर नंबर 4, यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ।
तो इन्होंने कहा कि लेटर मार्क्स विच रिप्रेजेंटेड द फिगर्स, आगे लिखा वर डैश ऑन क्ले टैबलेट्स, वर डैश ऑन क्ले टैबलेट। मैंने कहा था कि क्ले मिट्टी के टैबलेट होते थे, ऐसे पटरी टाइप का बनाते थे, तख्ती टाइप का, उस पर खुरच के लिख देते थे। तो खुरच के लिखने को क्या कहोगे, इंस्क्राइब हो जाएगा। प्रेस्क्राइब होगा, डॉक्टर जो लिखते हैं पर्चा आपके लिए, वो होता है। सब्सक्राइब का मतलब ग्राहक बनना, जैसे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, इसको कहते हैं। ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है, नोट करना, लिखने को कहते हैं ट्रांसक्राइब करना। नेक्स्ट आ जाओ, आखिरी वाला, ये पांचवा वाला। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि टैबलेट्स पर ऐसा किया जाता था, किससे, यूज बाय यूज ऑफ अ ब्लंट रीड। ब्लंट रीड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पॉइंटेड है तो ये पॉइंटेड ना हो, ऐसे उसे बनाया जाता था। टू कट इनटू द वेट क्ले, स्टिल सिंबल्स वर डैश कनेक्टेड। आज भी ये लिखा है ना, स्टिल, स्टिल का मतलब क्या हो, आज भी ये जो सिंबल्स हैं कनेक्टेड होते हैं किसी भी स्पेसिफिक मर्केंडाइज से। तो क्या लगाओगे, ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता था। सम के लिए नहीं लगेगा, जस्ट के लिए नहीं लगेगा, लाइक के लिए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हमेशा के लिए लगेगा। ये सब चीज़ें हमेशा स्पेसिफिक मर्केंडाइज से कनेक्ट रहते थे। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस। कौन सा सेट था आज, 14 जून का सेट 2 था। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। और रात में 10 बजे हम लोग मिलते हैं। तो मैं रोज़ ही आप लोगों को बताता हूँ कि रात में 10 बजे आज हमारा फिलर का आखिरी सेशन होगा। MTS का फिलर करा रहे हैं, जिसमें 28 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज वो ख़त्म हो जाएंगे तो कल से क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 11-10 बजे रात में हमारे साथ एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।